अभी हम इस वीडियो में आपको सॉल्व करने वाले हैं जो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक को वहां पे कवर करेंगे। साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन को अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और साथ साथ आपको ये दिखाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए थ्योरी पार्ट, उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक एक करके अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, परमाणु नाभिक में कौन कौन से यहाँ पे रहते हैं। तो एटॉमिक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर रहता है उसके वो सेंटर में कौन कौन से पार्टिकल रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे परमाणु है, एटम है, तो एटम में आपको सभी को पता होगा कि एटम में क्या क्या रहते हैं। एटम में आपको पता है कि क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप देखिए जो एटम हो गया, तो एटम में सबसे बड़ा क्या रहता है, यहाँ पे आपका प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, इसके चारों तरफ घूमते रहता है। इसी कारण क्या रहता है, यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाइएगा तो ये भारी हो गया, और ये क्या रहता है कि यहाँ हल्का रहता है। उसी के कारण यहाँ पे रोटेट करता रहता है। यूनिवर्स भी इसी कारण ये काम करता है। तो यहाँ पे देखिए जो परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहता है, तो वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। और दूसरे क्वेश्चन में हम आते हैं, देखिए यहाँ पे एक बार आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। परमाणु पदार्थ एक लघुत्तम भाग है जिसमें सभी क्या रहते हैं, विद्यमान रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है ये केमिकल, और ये परंतु स्वतंत्र अवस्था में ये रह नहीं सकता। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। परमाणु केंद्र में अभी हमने देखा नाभिक रहता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उदासीन कण है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगाते हैं जिससे जिन्हें ऊर्जा लेवल कहते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने वही बात दिया हुआ है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं क्या, सेकंड ऑप्शन नहीं रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे यहाँ पे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन जो आ जाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा कहलाता है। जो जो धनावेशित होता है उसको क्या बोलते हैं, तो धनावेशित आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज रहता है, और बीच में क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे दोनों पार्ट रहता है। आप केवल यहाँ पे प्रोटॉन भी नहीं बोल सकते, केवल न्यूट्रॉन भी नहीं बोल सकते, ये दोनों का पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ पे एक बार एक्सप्लेनेशन आप रीड कर लीजिए। देखिए परमाणु केंद्र में धनावेशित हिस्सा नाभिक क्या बोलेंगे, या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक जो न्यूक्लियस परमाणु के केंद्र का होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रूप में न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, जिसमें प्रोटॉन धनात्मक कण होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और जिसके कारण नाभिक क्या हो जाता है, ये धनावेशित हो सकता है। एक भी धनावेशित हो गया तो क्या हो गया, धनावेशित हो गया। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सा कण एटम में भाग नहीं लेता। अब हमने देखा था कौन कौन सा भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों के तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मूल कण है। जबकि फोटोन क्या है, ये पैकेट होता है जो प्रकाश के वेग से चलता है। ये सभी प्रकार के विद्युत चुम्बकीय किरणों का निर्माण इन्हीं कणों के कारण होता है, फोटोन के कारण। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो गया, फोटोन। ये कौन कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। यहाँ पे पूछा क्या है, नहीं। तो नहीं में क्या हो जाएगा, फोटोन आपको देखने को मिलेगा। अब हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जो प्राकृत, यहाँ पे खनिज हो गया, यहाँ पे खनिज मिश्रण हो गया, या प्राकृत तत्व। तो एक ही प्रकार के परमाणु यहाँ क्या होते हैं, प्राकृत तत्व में मिलता है। तो ये क्या हो गया, सी ऑप्शन। वह हमें देखिए परमाणुिक नाभिक का किसने खोज किया था, तो नाभिक का खोज किसने किया। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक के कारण आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि ये क्या होते हैं टर्म्स बार बार आते हैं लेकिन आप में हमेशा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप हमेशा याद रखिए, ईंट पर नाच, मतलब क्या होता है, ईंट पे नाच हमने डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए पर से मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन। प्रोटॉन र से क्या हो गया, यहाँ पे देखिए एक एक का दिया हुआ है। यहाँ पे प्रोटॉन का र से रदरफोर्ड, प्रोटॉन का किसने किया, रदरफोर्ड ने दिया। उसके बाद ना से मतलब ना, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का किसने हुआ, च से चैडविक। वही बात कीजिए ईट से आपका ई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जॉर्ज थॉमसन। वहां से आपको तीनों को तीनों यहाँ पे देखिए परमाणु नाभिक किसने खोजा, तो नाभिक से यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे चैडविक, और
और यहाँ पे प्रोटॉन बोलता है तो रदरफोर्ड। तो ये चाहिए ऑप्शन, अगर ये ट्रिक से आप चलिएगा तो आपके तीनों के तीनों टर्म्स आपको याद रहेगा। यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो न आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे चैडविक, क्योंकि ना च से क्या हो गया, चैडविक। तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे आपको कुछ कुछ टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो आपको एग्जाम में इतना कंफ्यूजन होगा कि आप सॉल्व नहीं करिएगा। उसके बाद रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व में को क्या किया, प्रस्तावित किया, परंतु न्यूट्रॉन की खोज कब हुआ, चैडविक ने की। तो ये सारे के सारे आपको टर्म्स आपको याद रखना है। एक्सप्लेनेशन में मैं सांस ले लिया हूं ताकि आपको ये पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, ताकि आप ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के में आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु कण नहीं है, कण नहीं है मतलब क्या हुआ, एक परमाणु मतलब कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन यहाँ ड्यूट्रॉन क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ड्यूट्रॉन, तो कौन सा पूछा है, नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यहाँ देखिए अणु, परमाणिक, प्रारंभिक और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सारे के सारे। तो एक स्थिर स्टेबल पार्टिकल है जिसे हम प्रोटॉन यहाँ पे बोलते हैं, तो इसी कारण आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या है, पॉजिट्रॉन है, तो ये तो गलत बात है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोटोन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉनो, आपको चारों ये टर्म्स यहाँ पे दिया हुआ, इसी कारण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है, तो जीरो मास, तो जीरो मास में अगर आप आइएगा तो जीरो मास में अगर हम लेते हैं, तो जीरो मास में अगर हम एक कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे मिलाइए, यहाँ पे देखिए सुनिए, जीरो मास, उसका फ्रैक्शनल चार्ज, उसके फ्रैक्शनल स्पिन, उसके बाद इंटीग्रल स्पिन, जो चारे के चारे यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आईएएस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जीरो मास, तो जीरो मास के अंतर्गत हम क्या लेते हैं, न्यूट्रॉनों को लेते हैं, न्यूट्रॉनों को लेंगे। और वहीं बात कीजिएगा यहाँ पे अगर आप देखिएगा आंशिक फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल चार्ज में क्वार्क को लिया जाता है। उसके बाद आंशिक प्रकरण, प्रकरण में कौन सा आएगा, यहाँ पे आपको देख ले पॉजिट्रॉन लिया जाएगा। और वही बात कीजिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इंटीग्रल स्प्रिंग ऑफ नॉन को आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण आपका ऑप्शन यहाँ पे ये आ जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप एक बार रीड कर लीजिए। यहाँ पे पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी एंटी पार्टिकल भी कहते हैं। इसी प्रकरण में स्पिन 1/2 होता है। न्यूट्रॉनो ये द्रव्यमान और आवेश रहित मूल कण है, इसकी खोज पाउली ने किया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे देखिए फोटोन, यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन देखिए क्वार्क, ये क्वार्क पदार्थ एक मूल कण है जिसका अधिकांश पदार्थ से बने होते हैं। ये क्वार्क मिलकर हेड्रॉन बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक यहाँ पे आप देख सकते हो फोनॉन, फोनॉन एक ध्वनि का लघुत्तम कण है। यहाँ पे देखिए अल्फा कण में 2 धन आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है, तो अभी अल्फा कण में दो धन आवेश होता है जिसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका जो भी हमने पढ़ा है उसका बेसिक एक थ्योरी पार्ट को भी एक कवर कर लेते हैं ताकि और भी डाउट आपके क्लियर हो जाए। तो अब एक एक करके समझते हैं। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण को एटम बोलते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, परमाणु एटम कहते हैं। और ये परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य, इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, ये अति सूक्ष्म है, इससे छोटा नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए परमाणुओं का आकार, परमाणुओं का सबसे छोटा अगर हाइड्रोजन का होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का। और उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन का भार, हाइड्रोजन परमाणु में सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान इतना होता है। उसके बाद परमाणु की संरचना 19वीं शताब्दी में मध्य तक एटॉमिक के अविभाज्य कण माने जाते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में क्या दिया गया, यहाँ पे इन तीनों का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दिया गया। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये अति सूक्ष्म में क्या है, ऋणात्मक कण। मेन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन पर एक क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के लगभग, ये कई 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है हाइड्रोजन कितने टाइम्स में होता है, 1/183 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का भी जो मास है वो हाइड्रोजन से भी कई गुना आपको छोटा देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये प्रोटॉन, और यहाँ पे देखिए ये खोज
यहाँ पे जे थॉमसन के द्वारा किया गया इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन में आइए तो प्रोटॉन एक क्या है, धन आवेशित कण है। प्रोटॉन यहाँ पे जो क्या रहता है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो इससे अब पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन से आपका प्रोटॉन क्या रहता है, यहाँ पे हेवी रहता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, प्रोटॉन में धन आवेशित होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज आपको शो करता हुआ दिखेगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में हमने कई बार देखा होगा, न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन कण है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पे चैडविक के द्वारा किया गया। अब हम अगले पॉइंट में आते हैं, परमाणु नाभिक का संगठन। परमाणु नाभिकों की संरचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से होती है, और नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समाहित रूप से न्यूक्लियस कहते हैं, जो दोनों मिल जाते हैं उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। कभी आपने क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस नाभिक के घटक है। उसके बाद देखिए एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर आपने सुना ही होगा, जो अपने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये सारा सोचा होगा, तो वो सारे के सारे एटॉमिक नंबर हो गया। और मास क्या हो गया, तो मास अगर आप देखिएगा तो मास क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। जो नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, वही जो ऐड कर दीजिएगा तो आपका वहां पे देखने को मिलेगा आपका एटॉमिक मास। और यहाँ पे देखिए परमाणु भार, तो वो यहाँ पे एटॉमिक, यहाँ पे देखिएगा एटॉमिक, तो एटॉमिक भार में क्या होगा, नाभिक प्रोटॉन में यहाँ पे आपको एटॉमिक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, परमाणु भार। तो यहाँ पे अब देखिए नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, सम में इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो आपको पता है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। आपको ये बात पता है। अगर 11 रुपए है, अगर 1 रुपए इसने डोनेट कर दिया, डोनेट मतलब वो प्लस चार्ज ले लिया, तो इसका कितना हो गया, 10 हो गया। 10 हो गया। आपको पता है मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। और इसने कितना कर दिया, 2 रुपए अगर दान कर दिए तो Mg प्लस प्लस कर दिए, 2 रुपए दान किया तो इसका भी कितना हो गया, यहाँ पे आपको 10 देखने को मिलेगा। इसके बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन को आपको पता है कि 9 होता है, 9 होता है। अगर 1 रुपए इसने और ले लिया तो कितना हो गया, F। यहाँ पे देखिए ये फ्लोरीन का 9 होता है, अगर एक 9 माइनस ले लिया तो इसका भी कितना हो गया, 10 हो गए। यहाँ भी 10 देखने को मिलेगा, यहाँ पे 10 देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे सम इलेक्ट्रॉनिक जितने भी एटम है यहाँ पे सबके क्या हो गए, यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलेगा। उसके बाद आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स मतलब आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन का H1 2, यहाँ पे H1 2, ये 1 1 हो गया, 1 2 H1 3। तो देखिए इस सबका एटॉमिक जो नंबर है सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, सबका डिफरेंट है। तो वो इसे क्या बोलते हैं, सम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे समभारिक। समभारिक मतलब सबका भार सेम हो। तो सबका भार सेम हो मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 3 है, 2 3, तो यहाँ पे भार 3 3 है, तो ये क्या हो गया, समभारिक आपको देखने को पड़ेगा। उसके बाद सम न्यूट्रॉन मतलब दोनों आइटम हो जिनमें एटॉमिक नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दिया 31 30, यहाँ पे कितना दिया है 32, और यहाँ पे दोनों को माइनस करिएगा तो आप देखिए यहाँ पे देखिए इन दोनों में माइनस करिएगा तो 3 है, 1 है तो 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया। मतलब यहाँ पे दोनों का न्यूट्रॉन निकालने के क्या करते हैं, मास माइनस यहाँ पे प्रोटॉन करिएगा तो आपको देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 माइनस 6 करिएगा तो 7 आएगा, और यहाँ पे 7 माइनस 14 करिएगा तो यहाँ पे देखिए सब में बराबर है। तो उसको रेडियो एक्टिविटी क्या है, कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, ये क्या होते हैं, स्वतः एक प्रकार की पेंट्रेटिंग क्रियाएं क्या करते, उत्सर्जित करते हैं। ये पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ करते हैं, और पदार्थ को स्वतः भेदी किरणें उत्सर्जित करने का गुण रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। ये क्या करते हैं, अल्फा बीटा और गामा किरणें यहाँ पे उत्सर्जित करती है। और यहाँ पे रेडियो एक्टिव विघटन एक नाभिकीय प्रक्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया। रेडियो एक्टिव गुण प्राय भारी नाभिकों में पाया जाता है, क्योंकि ये नाभिक अस्थायी होता है। और ये देखिए परमाणु संख्या के आगे के सभी तत्व क्या है, एटॉमिक नंबर 83 के ऊपर क्या है, रेडियो एक्टिव आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान में आप देख सकते हैं जिसमें रेडॉन, यहाँ पे आपको सारे के सारे यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक चीज और बता दें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी कण है तो प्रकृति में अल्फा किरणें भी, बीटा किरणें और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। अल्फा कण धनावेशित होती है, अल्फा कण 2 यूनिट धनावेशित होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के द्रव्यमान के नाभिक द्रव्यमान के बराबर होता है। और इसको किस तरह से डोनेट करते हैं, यहाँ पे एक अल्फा कण निकलेगा तो आप देख सकते हैं 2 4 हीलियम या इसे उत्सर्जित करेगा। बीटा कण को क्या करते हैं 0 1, यहाँ पे जो एटॉमिक मास है उसमें एटॉमिक नंबर उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको एक बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पे क्या होगा,
दो और 2 और 4 आपको वहां पे घटता हुआ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे आपको यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा के हैं। यहाँ पे देखिए अल्फा किरणों का वेग 1/10 मतलब कौन लगभग बराबर होता है लगभग, तो ये क्या हो गया सबसे स्लोएस्ट हो गया अल्फा, ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये गामा हो गया। वहां पे देख सकते हैं ये सारा का सारा ये मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेज सकता है, चादर को भेज सकता है। ये देख सकते हैं ये आप देखिए ये बहुत पतली, और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और ये 100 सेंटीमीटर, मतलब क्या है सबसे स्ट्रॉन्ग आपको गामा किरणें यहाँ को देखने को मिलेगा। और ये सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सारे पॉइंट आपको अभी हमने देखा। अब हम आगे के क्वेश्चन में आ रहे हैं, ताकि जो भी डाउट था वो सारे के सारे अभी आपका अब अगले क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हीलियम के नाभिक में होते हैं, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो अभी हमने देखा था ऋणात्मक आवेश किसमें होता है, यहाँ पे बीटा में, अल्फा में पॉजिटिव, बीटा में निगेटिव और गामा में कोई नहीं होता है। ये देखिए अल्फा किरणें, अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनात्मक हीलियम नाभिक में होता है, बीटा कण ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, और गामा किरणें क्या होती है धनावेशित होती है। अल्फा गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। अब अगला क्वेश्चन में हम आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कण आवेश रहित है, आवेश रहित मतलब कोई आवेश नहीं है, तो उसमें क्या न्यूट्रॉन आप देख सकते हैं। अब अगले पॉइंट में हम आते हैं, अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे देखिए जो जो एटॉमिक नंबर में हम जो कक्ष होते हैं, तो उसके कितने अफबाऊ सिद्धांत के यहाँ पे काम करता है कि परमाणु में जो कक्ष भरे जाएंगे, जो जिसका सीक्वेंस है वो पावर एनर्जी लेवल के अनुसार भरा जाएगा, वो किसके अफबाऊ सिद्धांत के अनुसार काम करता है। वाउ एक जर्मन है जिसका अर्थ होता है निर्माण, या निर्माण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक समान विधि प्रदान करता है, जो एनर्जी लेवल के अनुसार वहां पे भरा जाता है। पाउली यहाँ पे अफवाह सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, उसके बाद ये सारा सारा क्या करता है एनर्जी लेवल के अनुसार यहाँ पे फिलअप किया जाता है। रासायनिक तत्वों के गुण के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। क्वांटम संख्या किससे संबंधित है, विन्यास से। विन्यास यहाँ पे देखिए रासायनिक तत्वों में गुण के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध इलेक्ट्रॉनिक कक्ष के अभिविन्यास से है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एन के आकार और ऊर्जा, और इजुमित क्वांटम संख्या, ये सारे के सारा आपको ये अभी यहाँ पे डोनेट करता है। यहाँ पे देखिए कक्ष की त्रिविमीय आकृति को और स्पिन क्वांटम संख्या कक्ष में इलेक्ट्रॉन को या स्पिन क्या करता है, या देखिए यहाँ पे फिलअप किया जाता है, एक इस डायरेक्शन में एक अपर डायरेक्शन में, तो ये क्या करता है विन्यास को आपको शो करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जिस तत्व में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या तो हमने कई बार देखा था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करना है जो नाभिक में है, तो इसके कारण क्या हो गया 4 हो गया। आप देख सकते हैं बीपीएससी में आया हुआ ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन में हम आते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 16 और 18 तत्वों की द्रव्यमान संख्या, तो हमने कई बार देखा। तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उतना ही आपका प्रोटॉन भी रहेगा, तो इसी कारण क्या हो गया 18 + 20 कितना हो गया, ये आपका 38 आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, किसी तत्व में परमाणु में नाभिक उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन की जितना रहेगी उतना ही प्रोटॉनों की संख्या रहती है। इसी कारण प्रोटॉन परमाणु एक उदासीन हो जाते हैं, और यहाँ पे दोनों को ऐड करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन की संख्या मास माइनस इन दोनों का माइनस करिएगा तो आपको डायरेक्ट आपको यहाँ पे माइनस करिए तो 148 आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगले क्वेश्चन में आते हैं, वह परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, तो ये क्या कहलाता है। यहाँ पे देखिए जैसे हमने देखा था प्रोटॉनों की संख्या सेम हो, समस्थानिक मतलब H11 H12, तो यहाँ पे 1 2, इसके बाद H13, तो ये देखिए जो हाइड्रोजन के क्या हो गया आइसोटोप्स हो गया, मतलब इसमें क्या एटॉमिक नंबर जो सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है डिफरेंट है। वही तो पूछ रहा है परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें न्यूट्रॉन कितना हो गया 0, इसमें माइनस करिएगा 1, इसमें न्यूट्रॉन करिएगा 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट आ गई, बट यहाँ पे जितने
प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसके अंदर आ गया, सम आइसोटोप्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक ही तत्व में परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या होने के कारण होता है, जिसमें नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, जिसके कारण उसका द्रव्यमान भी, उसका एटॉमिक मास भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। देखिए समस्थानिक होते हैं जिस किसी भी तत्व में परमाणु जिसका क्या रहता है, परमाणु भार भिन्न रहता है परंतु यहाँ पे समस्थानिक, परमाणु भार भिन्न है परंतु एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो आपको बी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु नाभिक में आइसोटोप्स का नाभिक जिसमें क्या रहता है, प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या, वैसे आइसोटोप्स हो गया, प्रोटॉनों की संख्या सेम है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए सम न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे देखिए 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, तो ये क्या हो गया, इसमें माइनस करिए तो 6 7 8, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स मतलब यहाँ पे पहले ही गलत हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 8 7, यहाँ पे 8, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे देखिए माइनस का यहाँ तो 8 आया, फिर इसमें से तो यहाँ पे सम न्यूट्रॉन किसमें आ गए, यहाँ पे आपको देखने को मिला। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो रेडियो एक्टिविटी तो ये देखिए सिस्मोग्राफी आपको पता ही है, अर्थक्वेक को नापा जाता है, मीटर करंट को, हाइड्रोमीटर ये जल से रिलेटेड, ये अगर आपको सारा पॉइंट पता रहता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे गाइगर काउंटर से। तो यह देखिए गाइगर काउंटर क्यों हो जाता था, यहाँ पे देखिए गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कण संसूचक है जिसका निर्माण आयनिक विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरणों के उत्सर्जन का पता लगाया जाता है। अब अगले पॉइंट में आते हैं, रेडियो एक्टिव का आविष्कार किसने किया, तो रेडियो एक्टिविटी आपको पता ही है किसके द्वारा किया गया, तो आपको रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया, बैकुरेल ने किया, बैकुरेल ने किया। अब हम अगले पॉइंट में आते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन और विलियम, इससे रिलेटेड अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब हम अगले टॉपिक में आते हैं। यहाँ पे देखिए रासायनिक और भौतिक परिवर्तन और विलयन, ये से रिलेटेड अभी हम पहले थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद हम इसको रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे फिजिकल चेंज, तो आपको देखिए फिजिकल चेंज मतलब क्या हुआ, जैसे कि क्या कर दिया कि जैसे कि क्या किया हमने, वाटर था, पानी था, उसको हमने क्या कर दिया, बर्फ में बदल दिया। अब बर्फ से हम क्या कर दिया, फिर पानी में बदल दिया, बर्फ से क्या बना दिया हमने, वाष्प बना दिया। तो क्या हुआ कि जो हमारी प्रॉपर्टी थी, पानी को हम क्या कर सकते हैं, पानी फिर से बना सकते हैं, वो सारे के सारे किसमें आएंगे, फिजिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में मतलब क्या हुआ, जो जिस एटम है कोई, अगर कोई पदार्थ है, अगर हम उसको फिर से उसी रूप में ला सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे बर्फ का गलन या जल का हिमकर, ये सारे के सारे यहाँ पे देखिए, अगर कांच का गिलास का टूटना, तो कांच का गिलास अगर टूट गया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पिघला के फिर से हम कांच बना सकते हैं। विद्युत बल्ब का चमकना, तो ये सारे के सारे हम क्या कर सकते हैं कि ये फिर से हम, अगर कोई खराब होता है तो फिर से हम उस रूप में हम बना सकते हैं। ये सारे के सारे आपको फिजिकल चेंज में आपको देखने को मिलेगा। और रासायनिक चेंज में क्या दिखेगा, जो केमिकल चेंज, जो से चेंज होगा उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ही चेंज होगा। जैसे कि दूध का दही का जमना, दूध से अगर आपने दही बना दिया, कड़ बना दिया, तो क्या कर, दही से हम दूध से दही बना दिए, तो दही को क्या हम दूध में बना सकते हैं, नहीं बना सकते। वो सारे के सारे ऐसे टर्म्स को क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पे केमिकल चेंज के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का तार का जलना, अगर मैग्नीशियम का तार का अगर जल गया तो जिस रूप में वो था वैसे के एग्जैक्ट रूप में तो नहीं ला सकते हैं। यहाँ पे कागज का जलना, कागज का जल गया तो क्या हो गया, फिर से कागज बना ना तो बहुत मुश्किल है, वो तो नहीं बन पाएगा। लोहे के में जंग लगना, मतलब क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। वो सारे के सारे किसमें आएगा, रासायनिक चेंज में। यहाँ पे ये सारे के सारे भोजन का पकना, तो भोजन का पक गया तो उसको फिर से हम यहाँ पे नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जो था वैसे भी बन गया। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ यहाँ पे बनते हैं, उसके भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। वहां पे देखिए एक यहाँ पे क्या हो गया, अस्थायी परिवर्तित है, वो अस्थायी है, फिर से उस रिवर्स कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमण, मतलब क्या होता है, रिवर्स कर सकते हैं। जो था जैसे पानी था उसको बर्फ बनाए, बर्फ से पानी बनाए, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिए, अगर हमने दूध से दही बना दिया तो दही को क्या दूध में बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ये सारे किसमें आएंगे, यहाँ पे आपको देखो भौतिक परिवर्तन प्राय अत्यंत अल्प मात्रा में उष्मा या प्रकाश
वो अवशोषित होती है या निकलती है। यहाँ पे देखिए, और रासायनिक परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश अवशोषित होती है या फिर निकलती। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ नहीं परिवर्तित होता है। वहीं बात कीजिएगा इसमें रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब विलियम। विलियम मतलब क्या होगा, जैसे कि आप कोई वाटर में कुछ मिला दिया, वो सारे का क्या आप बन गया, वो सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मतलब क्या होता है कि एक एक फिक्स रेट के साथ, मतलब इतना मिला देना है। तो यहाँ पे उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे जल में अगर थोड़ा सा चीनी डालकर उसे हिलाए, अगर चीनी डाल के अगर हिलाए तो क्या करेगा, होमोजीनियस मतलब कि अगर मान के चलिए एक गिलास वाटर है, इसमें हमने चीनी थोड़ा सा डाल दिया, यहाँ वाटर था, यहाँ पे जगह जैसे ही पिघलेगा यहाँ पे चीनी, तो यहाँ पे जितना भी जगह आप टेस्ट करिएगा, पानी अगर आपने यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, तो जहीं कहीं से भी निकालिएगा, आपका सब जगह क्या रहेगा, टेस्ट आपको एक जैसा रहेगा, बशर्ते आपका चीनी पूरा की तरह से पिघल जाना चाहिए। यहाँ पे विलियन के प्रत्येक भाग में गुण समान होते हैं और प्रत्येक यहाँ पे भाग में विलियन के घटकों कंपाउंड में रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये दो आ जाता है, विलयक और विलयन, दो चीज रहेगा। एक तो आप किसी चीज को डालिएगा पानी में, और एक पानी, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, दो टाइप से आपको देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा अभी आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि चीनी वाला हमने एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे दो टर्म्स आया, चीनी चीनी और पानी। तो जो जल होगा वो जल क्या हो जाएगा, विलायक का काम करेगा, और जो चीनी है वो विलय का काम करेगा, जो वहां पे वहां पे लुप्त हो गया। वहीं पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल, तनु में क्या रहता है, यहाँ पे विलयन में विलय की सांद्रता कम हो, यहाँ पे जो क्या होगा, बहुत कम रहेगा। वहीं पे देखिए, संतृप्त में किसी ताप पर जल की निश्चित मात्रा में थोड़ी सी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी विलीन हो जाता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी डालने पर विलयन को हिलाने पर धीरे धीरे जल में घुलता रहता है, और अंत में एक ऐसी अवस्था बनती है चीनी का घुलना रुक जाता है और ठोस चीनी विलयन के नीचे पैदी में बैठने लगता है। इस अवस्था को संतृप्त विलयन करते हैं। थोड़ा थोड़ा हम डालते जा रहे हैं, उसके बाद क्या हो गया, वो आपको सेचुरेट हो गया मतलब उसके बाद वो पिघलना यहाँ पे बंद हो जाएगा। ये सारे के सारे आपका जो मेन टर्म्स। अब हम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन करेंगे उससे आपके और ज्यादा आपके डाउट जितने भी होंगे वो सारे के सारे अभी आपके क्लियर होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे देखिए, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, अभी हमने देखा था। यहाँ पे देखा, पानी में चीनी का घोल। यहाँ पे देखिए, हवा में मोमबत्ती में हवा में चांदी के बर्तनों में काला होना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जल के खत्म हो गया तो ये क्या हो गया, ये केमिकल हो गया। ये भी दूध से दही क्या हो, केमिकल हो गया। और चांदी में बर्तनों का काला होना, ये क्या है, भौतिक नहीं है, ये तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे केमिकल हो गया, ये रासायनिक हो गया। और दूध से चीनी का घुलना क्या हो गया, ये आपका भौतिक परिवर्तन। इसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसके कारण उसको हटाने की प्रक्रिया जिसे पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या है, भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, अभी हमने देखा था। वो क्या हुआ, यहाँ पे फिजिकल चेंज मतलब भौतिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए, प्रिज्म से गुजरने वाला श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देना, सब्जी को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, यह सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना। तो ये क्या हो सकती है, सारे के सारे क्या कर सकते हैं, हम रिवर्स कर सकते हैं। नमक का, यहाँ पे सानी हुई मिट्टी सूख के फिर से वैसी ही हो जाएगी, फ्रिज में वैसा का वैसा ही हो जाएगा। लेकिन एक बार यहाँ पे सब्जी बना दी है तो हम फिर से अगर हरी सब्जी बना दी है तो वो क्या होगा, फिर से हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, संरक्षण का उदाहरण है। संरक्षण का उदाहरण है, सिल्वर पर काले रंग का परत बनना, तांबे के हरे रंग का परत बनना, लोहे में भूरे रंग का परत लगना। ये सारे के सारे क्या है, ये संरक्षण के एक आपको यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रासायनिक पदार्थों में धातुओं में क्षण का संक्षारण होने लगता है, मतलब उसमें क्या होता है, उसका जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होने लगता है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन के अभी हमने देखा था। तो रासायनिक परिवर्तन में सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइज, बर्फ का गलना, दूध का उसके आस्कंदन मतलब यहाँ पे देखिए, दूध का आस्कंदन मतलब दूध से हम कोई और उसका निकाल लिए तो वो क्या हुआ, फिर से वैसे रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सेम है, ये बर्फ में हम रिवर्स कर सकते हैं। ये सारे के सारे फिजिकल, लेकिन ये क्या है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है
वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रासायनिक में आपके देखने को मिलेगा। उच्च उच्च तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। उच्च तापमानों पर आणविक गति और ध्रुव हो जाती है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे देखिए उच्च तापमानों में रासायनिक प्रक्रिया तीव्रतर हो जाती है, तो सही बात है। और उच्चतर तापमानों में आणविक गति में ध्रुत हो जाती है। ये सारे का सारा पहला और दूसरा दोनों आपको सही देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, उच्चतर तापमान पर आणविक गति तीव्र हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की गति प्रतिकारकों में सांद्रण, ताप, भौतिक अवस्था और प्रतिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सामान्यतः प्रतिकारकों का ताप जितना अधिक होगा उतनी प्रतिक्रिया उतनी तीव्र होते जाती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे हमने कई बार देखा है, जल अपघटन में कौन सा उष्मा, कई बार आपने सुना कि उष्मा से जलना ज्यादा डेंजर होता है। आपने भी सुना होगा जल हाइड्रोलिसिस, वह प्रक्रिया जिसके कारण लवण के आयन में और जल के आयन में अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय क्षारीय घोल बनाते हैं। इससे ऊर्जा उष्मा के रूप में निकलती रहती है। ये सारे का सारा। उसके बाद पाश्चुराइजेशन, वह प्रक्रिया जिसमें क्या रहता है, यहाँ पे देखो पाश्चुराइजेशन क्या है, दूध को पहले कुछ देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के बाद ठंडा कर लिया जाता है। ये सारा का सारा आपको ये पाश्चुराइजेशन आपको यहाँ पे रखा जाता है। इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे ये जिसके कारण दूध के उत्पादन में भी ये दूध का निर्जलीकरण, इसको दूध के संबंधित है निर्जलीकरण। यहाँ पे पास्चुराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल या दूध को निर्जलीकरण कर उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाए। तो जिसके कारण क्या कर सकते हैं, हमको उसको लॉन्ग टाइम तक बिना खराब करके रख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यह पाश्चुकरण किसमें किया जाता है, अभी हमने देखा था दूध में किया जाता है। तो ये सारा पाश्चुकरण जिसमें दूध का निर्जलीकरण रोग जनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है, कारण भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। यह प्रक्रिया को फ्रांसीसी लुईस पाश्चर ने किया। तो ये कौन सा है, ये पाश्चुकरण जो नहीं सम्मिलित है, ये चाय का नहीं है, ये दूध का है। ये डायरेक्ट आपको ऑप्शन देखने को मिले। लिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए अब अगला पॉइंट में हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कथन, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, ये देखिए किसी जलीय विलयन में क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। देखिए यहाँ पे किसी जलीय विलयन में क्वथनांक शुद्ध जल, जितना भी अशुद्धि मिलाएंगे जिसके कारण वो क्या होगा, तो क्वथनांक आपको पता ही है कि बढ़ जाता है। तो ये वाला एकदम सही बात है। किसी विलयन में विलायकों का योग उसके जल के विभव को बढ़ा देता है, ये तो बात सही नहीं। विभव क्यों बढ़ाएगा, वो तो जितना है उतना ही रहेगा। किसी विलयन में जल का वाष्प शुद्ध जल के वाष्प के तुलना में निम्न रहता है, सही बात है। किसी विलयन में अर्ध परागम झिल्ली द्वारा जल के अलग किया जाता है, तो विलयन पर दबाव देने से जल का प्रभाव रोका जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे बी देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे असत्य पूछ रहा है। तो इसके कारण आपको सेकंड ऑप्शन आपको देखना है। अशुद्धियों के कारण जल का क्वथनांक अभी हमने देखा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है। तो क्यों उबलने लगता है, क्योंकि वहां पर प्रेशर जो है मंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे, प्रेशर कम होगा तो उबलने की जो दाब है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप एक बार देख सकते हो। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना देरी से पकता है। ऊंचाई पे जितना जाइएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ऊंचाई पे आप जितना जाइएगा प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो खाना आपका लेट से आपको बनता हुआ देखने आपको मिलेगा। उसके बाद नमक और बर्फ के मिश्रण 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त कर लेता है। नमक और बर्फ का मिश्रण से 0 डिग्री का तापमान ग्रहण कर लेता है, ये देखते हैं। और इसके बाद दूसरा दिखा रहा है, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन दिया है ये सही है, लेकिन नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये तो गलत बात है। हिमांक को कैसे बढ़ा देगा, वो तो घटा देता है। तो यहाँ पे देखिए ये इम्प्योरिटी को मिलाने से इम्प्योरिटी जो मिलाएंगे तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा, परंतु गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है। 0 डिग्री आपने देखा होगा गलनांक कम हो जाता है। आप सब्जी बना रहे उसमें आप कुछ नमक डाल दीजिए, नमक डालिएगा तो आपका सब्जी जल्दी पिघल के बनने लगेगा। यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक या सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक घट जाता है और ये मिश्रण हिम मिश्रण कहलाता है, जिसके कारण ये सही है। और यहाँ पे कोहरे में निम्नलिखित में कोलाइड तंत्र, कोहरे में मतलब क्या, कुहासा जो सर्दी के विंटर सीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या रहता है, आपने देखा होगा कि
वो गैस के रूप में चारों तरफ आपको फैला रहता है। और गैस किस रूप में रहता है, आपको देखा होगा कि आप कोहरे में अगर ज्यादा देर तक बाइक वाइक या साइकिल से आप घूम जाएगा, आपका शरीर भीग जाएगा, तो क्या है उसमें पानी भी है और ये गैस का रूप में भी है, तो वो आपको दोनों देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए गैस भी है और द्रव भी है। आप सोचिएगा कि द्रव या गैस, तो यहाँ पे देखिए जो गैस है, गैस में द्रव, गैस में क्या है, द्रव घुला हुआ है। तो ये आप इसको डायरेक्ट करिए गैस। जैसे कोहरे में जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है, जो धरातल में को दृश्यता को बढ़ाता है, दृश्य को प्रभावित करता है, मतलब देखने का जो आप दूर तक विजिबिलिटी को कम कर देता है। तो जब धरातल के नजदीक वो यहाँ पे पहुंचता है तो ठंडा हो जाता है और उपरांत जलवाष्प के संघनन वायुमंडलीय धूल कण आदि की तरफ फैल जाता है। जितना भी धूल कण उसी के साथ मिल जाते हैं। संघनन जल की बिंदु बूंदे हल्की होने के कारण हवा में लटक जाती है और हवा में स्थानांतरित होती है। हल्की होने के कारण हवा में लटक जाती है, जो हवा की तरफ घूमती है, इसके कारण आपका ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर असंतृप्त चीनी को का घोल तैयार किया गया। तो निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, मतलब क्या, द्रव्यमान, और वहां पे देखिए द्रव्यमान और यहाँ सांद्रता और उसके घनत्व, घनत्व अगर कुछ मिला दे तो घनत्व तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। वहां पे देखिए द्रव्यमान में भी, सांद्रता में, लेकिन आयतन जो हमारा जितना चीज है, जितना वही उतना का उतना ही घेरेगा। तो आपको यहाँ पे डी ऑप्शन आपको देखने को डायरेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। परासरण के प्रक्रम में विलयन सांद्र घोल के तनु घोल के ओर आता है। उसके प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। तो यहाँ इसके कारण यह तो दोनों के दोनों आपको यहाँ पे कथन यहाँ पे रॉन्ग देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ प्रसरण के प्रकरण में किसी विलयन या प्रवाह में तनु विलयन के सांद्र विलयन की ओर होता है। प्रतिलोम परासरण को बाह्य दाब और विलयन पर लगता है। सांद्र विलयन और बाह्य दाब लगाकर उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं के आयनों में विलयन से द्वारा किया जाता है। तो इसके कारण आपको डी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगले पॉइंट पे हम आते हैं। देखिए ये ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, तो आपको यह डिस्टिलाइजेशन, जिसको आसवन भी बोलते हैं, वो नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पे देखिए डिस्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया का उपयोग प्रायतः तरल अशुद्धि इम्प्योरिटी का शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जबकि जबकि ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलाइजेशन का प्रयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए आपको देखने को मिलेगा। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। और क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग किया जाता है एक मिश्रण को पदार्थों को, यहाँ पे फोटोग्राफी का तकनीक इसमें क्या, एक मिश्रण के पदार्थों को जितने में मिश्रण है उसको अलग करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, आजकल तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन छोटे लेवल के एग्जामों में पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए ठोस कपूर से कपूर वाष्प की बढ़ने क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या हुआ, जो सॉलिड है, जो सॉलिड डायरेक्ट किस में हो गया, गैस में बदल गया। तो गैस में बदल गया तो इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपात, सब्लिमेशन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आने की बजाय वो सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। जो द्रव अवस्था में नहीं है, डायरेक्ट वाष्प में, वाष्प को ठंडा करने में पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहता है। जैसे कि जिसके क्या कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सारे के सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में किसे किसे किसी वस्तु को, नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है। जैसे कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, शुष्क बर्फ हो गया, ये से क्या बोलते हैं, अभी हमने देखा ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। अगले पॉइंट में देखते हैं। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण में नेप्थलीन आ गया, तो नेप्थलीन क्या हो गया आपका, ऊर्ध्वपातन हो गया, सब्लिमेशन। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, अभी हमने देखा ऊर्ध्वपातन वाला कहलाते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे MnO2 में N का अपचायन, यहाँ पे देखिए MnO2, MnO2 में ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पे X की वैल्यू 4 आ गई, इसमें 6 आ गई, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 आ गया, और तो यहाँ पे प्लस, ये सारे के सारे अभी क्वेश्चन को अभी हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए MnO2, तो आपको पता है O में 2 निगेटिव रहता है Mn, तो यहाँ पे 2 निगेटिव है तो 2 इंटू 2 कर दिया, यहाँ पे माइनस है, इसको बराबर 0 करिए, तो Mn कितना आ गया, 4 आ गया, पहले का 4, तो Mn के साथ 4 का मैचिंग कराना है। उसके बाद देखिए
उसके बाद H2SO4 यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें एच का पूछा है, तो एच में आपको पता ही है कि +1 होता है, तो +1 देखिए तो +1 × 1 तो वो 2 हो गया। एस का निकालना है तो एक्स मान लिए, ओ का कितना होता है -2 होता है तो 8 हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू कितना हो गया, इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे 6 आ गया, तो उधर जाएगा तो क्या हो गया 6 आ गया। उसके बाद फिर देखिए सी ए ओ यहाँ पे कैल्शियम का पूछा है, तो सी ए का एक मानिए, ओ का कितना होता है -2 होता है, तो सी ए का कितना हो गया 2 हो गया, इसको 0 के बराबर करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए एल्युमिनियम का पूछा है, Na का क्या होता है +1 होता है, तो 1 हो गया। एल्युमिनियम का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है तो एक्स मान लिए। उसके बाद हाइड्रोजन का क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का आपको देखने को मिलेगा जो, और देख लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है +1, यहाँ पे माइनस क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन में हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, जबकि हाइड्रोजन में अन्य यौगिकों में +1 होता है, इसी कारण यहाँ पे निकालिएगा तो 3 आ जाएगा। उसके बाद आप मैचिंग कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अब अगले वीडियो में फिर हम देखते हैं और इसको समझेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ताकि आप कम समय में ज्यादा चीजों को आप कवर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको पीडीएफ में मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे।